अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला डिराइव करने का मेथड समझेंगे। बेटा याद रखनी है एक बात, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपने फॉर्मूला डिराइव करना हो तो याद रख लें उस फॉर्मूला की डेरिवेशन पॉसिबल तब होगी जब आपको फिजिकल क्वांटिटीज का पता होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला आप डिराइव करने जा रहे हैं वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। बेटा नया फॉर्मूला डिराइव करना हो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए तो वो पॉसिबल कब होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला आप डिराइव करने जा रहे हैं वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। अब इसकी हम एग्जाम्पल एक समझते हैं जिससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर समझने में कदरे आसानी हो जाएगी। फर्ज कर लें आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम पीरियड। फर्ज कर लें ये एक सिंपल पेंडुलम की अरेंजमेंट है जिसमें हमने रिजिड स्पॉट के साथ एक थ्रेड की मदद से बॉब ऑफ पेंडुलम को लटका दिया। बच्चों हम इस पेंडुलम की बॉब को इसकी मीन पोजीशन से फोर्स लगाकर एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचाते हैं और जब ये वाइब्रेशन करती है तो हम इसके टाइम पीरियड का रिलेशन निकालते हैं कि इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। एज्यूम करते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम की लेंथ पर, सिंपल पेंडुलम के मैस पर, उस पर एक्ट होने वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और उस एंगल पर डिपेंड कर सकता है जो वो रिजिड स्पॉट के साथ अपनी मोशन में बनाती है। रिपीट कर रहा हूं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 4 फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। सबसे पहले बच्चों लेंथ, दूसरे नंबर पर मैस, तीसरे नंबर पर एंगल, चौथे नंबर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस टाइम पीरियड को हम यूं लिख सकते हैं, लेट्स से टाइम पीरियड है t, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की पावर लेट्स से a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस की पावर लेट्स से b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल की पावर लेट्स से c और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर लेट्स से d। बेटा जब आपने फॉर्मूला डिराइव करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है कि जिन जिन फैक्टर्स पर वो डिपेंड कर सकता है उनको आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है और वो तमाम फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपने डिराइव करना है उसके, और हर पॉसिबल फैक्टर के ऊपर आपने पावर एज्यूम करनी है A, B, C और D। अब सेकंड स्टेप, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की जाती है तो उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट में हमें 2 काम करना होते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना होता है, दूसरे नंबर पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो यहां पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो सबसे पहले तो इक्वल, दूसरे नंबर पर कांस्टेंट आएगा, आगे बेटा फैक्टर्स सेम आएंगे, एल की पावर ए इंटू एम की पावर बी मल्टीप्लाई बाय थीटा पावर सी मल्टीप्लाई बाय
जी की पावर डी। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर कर लें 1। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों आपने क्या करना है, ये अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसकी लेफ्ट साइड भी मौजूद है, राइट साइड भी मौजूद है। हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर मौजूद तमाम क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखनी है और राइट साइड पर मौजूद तमाम क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखनी है। अब किसकी क्या डायमेंशन होगी, हम इसको जरा देखते हैं। देखिएगा, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, इसको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। आगे बच्चों बराबर होगा कांस्टेंट के। उसके बाद लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऊपर पावर बेटा आ जाएगी ए। इसी तरीके से मैस की डायमेंशन होती है बच्चों कैपिटल एल, इसकी पावर आ जाएगी बी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था थीटा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। जो हमारे पास एंगल होगा, चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे वो सॉलिड एंगल हो, ये डायमेंशन लेस होगा, इसलिए इसकी जगह 1 की पावर आ जाएगी सी। फाइनली हमारे पास एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 2, इसकी पावर आ जाएगी बच्चों डी। होपफुली यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इक्वेशन की राइट साइड पर मौजूद क्वांटिटीज की डायमेंशन को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर मौजूद क्वांटिटीज की डायमेंशन के साथ कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों का होता है। कंपेयर करने से पहले मैं इसको मजीद सिंपल कर दूं। बेटा देखें, जिसके साथ कोई ना हो, एक खुदा तो होता है, तो यहां पर टी की पावर कितनी मौजूद है बेटा, 1 मौजूद है। अब यहां पर मैस नहीं है तो m की पावर कितनी है बच्चों, 0। यहां पर लेंथ नहीं है तो l की पावर कितनी है बच्चों, 0। अब आपको दोनों साइडों पर कंपैरिजन करने में कदरे आसानी हो जाएगी। अब कंपैरिजन करने से पहले मैं यहां पर हर क्वांटिटी की पावर को सेपरेट करके लिख लेता हूं। देखिएगा बच्चों, L की नॉट, उसके बाद M की नॉट, उसके बाद T की पावर 1, ये बराबर होगा कांस्टेंट के। अब गौर से समझना है बच्चे, यहां पर L की पावर मौजूद है A और इधर L की पावर मौजूद है D। सेपरेट सेपरेट लिखे तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं L की पावर A और उसके साथ L की पावर D। बात की समझ आ रही है? उसके बाद M की पावर क्या आ जाएगी, B, और इसके साथ साथ T की पावर -2 को D से मल्टीप्लाई करें तो T की पावर हो जाएगी -2D। इसको इक्वेशन नंबर कर लें 2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइडों पर मौजूद क्वांटिटीज को कंपेयर करें। अब बेटा कंपैरिजन इक्वल का होगा, लेंथ से लेंथ, मैस से मैस, टाइम से टाइम। अब देखिएगा इधर लेंथ क्या है, बेस एक जैसी है तो पावर को ऐड किया जाता है। सबसे पहले लेंथ देखें तो उधर मौजूद है L की पावर 0, ये बराबर होगा बच्चों इधर L की पावर किसके होगा, A प्लस D के। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, मैस को कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड पर मौजूद है मैस की पावर 0 और राइट साइड पर मौजूद है मैस की पावर B। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर टाइम की वैल्यू कितनी मौजूद है, 1, और राइट साइड पर टाइम की वैल्यू कितनी मौजूद है, -2D। अब इन पावर्स को देखें तो A प्लस D इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको देखें, B इज इक्वल टू 0। इसको देखें, -2D इज इक्वल टू 1 और D किसके बराबर होगा, -1/2।
ये बच्चों d की वैल्यू आ गई। यहां से अगर d को देखें तो ये बराबर होगा -a के, और d की वैल्यू बच्चों कितनी है, -1/2 -a, ये कैंसल हुआ तो a किसके बराबर होगा, 1/2 के। अब देखिएगा हमारे पास एक तो d की वैल्यू आ गई, दूसरे नंबर पर a की वैल्यू आ गई, तीसरे नंबर पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब ये तीनों वैल्यूज किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारे पास आंसर फाइनलाइज होगा। देखिएगा इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे बेटा देखो, लेंथ की पावर a, उसके बाद मैस की पावर b, उसके बाद थीटा की पावर c, उसके बाद g की पावर d। अब बेटा पावर्स की वैल्यूज को पुट करते जाए, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा कांस्टेंट। लेंथ की पावर बेटा है a की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 1/2, इधर पुट करेंगे लेंथ की वैल्यू 1/2। मैस की वैल्यू बच्चों बताइए हमने पावर में कितनी लिखी थी, b इज इक्वल टू 0, समथिंग पावर 0, ये बेटा बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरीके से थीटा की पावर 0, ये हमने ऑलरेडी देखा 1 है, और g की पावर d हमने निकाली -1/2, इसको मैं लिखूंगा कांस्टेंट। लेंथ की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2, क्योंकि ऊपर बेटा -1/2 है, नीचे आकर +1/2 होगा। इसी तरीके से टाइम पीरियड बराबर होगा कांस्टेंट √L/G। तो ये हमने टाइम पीरियड का पॉसिबल फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जिसमें हमें पता चल गया कि टाइम पीरियड दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये थे फैक्टर जिन पर डिपेंड कर सकता है, और ये फाइनल निकल आए जिन पर करता है। एक लेंथ है और सेकंड क्या है, g। और बेटा फाइनल पॉइंट समझ लें, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में जो वैल्यू निकलती है कि किस कांस्टेंट की कितनी वैल्यू है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से कभी भी नहीं मिलती। डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था बच्चों, जिसको आपने समझा और इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।